हेलो। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन कहां पर ऑक्युपाई करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, साइज कैसे वेरी करेगा उनका अलोंग द हम पीरियड जाएंगे, और उनका मेटालिक कैरेक्टर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, एटमाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, सब हमने डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का आपको पता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, देखो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसको अट्रैक्ट कर, अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। दैट मीन देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स से ओवरकम करने के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, तो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, यानी कि अगर एटम बड़ा है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और एटम छोटा है तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। छोटे एटम की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज छोटा एटम कॉम्पैक्ट है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा पास होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के पास ज्यादा पास होने की वजह से वो टाइटली बाउंड है, सो यू हैव टू सप्लाई मोर आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। दैट मीन्स ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में आपके लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक है, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है, और बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो एस ब्लॉक सबसे बड़े होते हैं वो साइज में पूरे पीरियोडिक टेबल में, और पी ब्लॉक ऑब्वियसली सबसे छोटे होते हैं, और डी ब्लॉक इन बिटवीन द साइज है, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी, जो पहला पॉइंट तो ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन के बाद, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी है एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, कम होती है। फिर आपने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में साइज कैसे वेरी करता था। आपने कहा था कि पहले साइज जो है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से डिक्रीज करता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है और लास्ट में स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कुल मिला के एक जनरल पॉइंट निकाला था कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, or we can say that as atomic number increases, nuclear charge increases, and due to increase in nuclear charge, ionization energy क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट ionization energy क्या हो जाएगी, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट along the series, लेफ्ट टू राइट along the series क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे मैंने बताया था एनर्जी इन बिटवीन है एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक से कम या ज्यादा, ऑब्वियसली एस ब्लॉक के तो बड़े साइज उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो एस ब्लॉक से ज्यादा और पी ब्लॉक से क्या होगी कि कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, अब याद करो आपने कहा था कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब डी ऑर्बिटल का वैसे भी पोर शिल्डिंग इफेक्ट था, तो वो एस ऑर्बिटल जो एस वाले इलेक्ट्रॉन उनको शिल्ड नहीं कर पाते थे, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील होता था और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, उनकी ज्यादा होती थी। तो अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लो मैं स्कैंडियम में से निकाल रहा हूँ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d1। अब देखो एक चीज बड़ी काम की चीज है यहाँ पर, क्या कि जब आपने इलेक्ट्रॉन भरे थे, इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, तो पहले एस में इलेक्ट्रॉन गया था क्योंकि एस की एनर्जी कम थी और डी की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, फिर डी में इलेक्ट्रॉन गया था। बट जब निकालने की बारी आती है तो पहले एस में से निकलता है। ऐसा क्यों होता है कि एक बार ठीक है जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे इसमें तो एस की एनर्जी कम थी, लेकिन एक बार एस में इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस एस की एनर्जी ज्यादा हो जाती है 3d की एनर्जी से, और इलेक्ट्रॉन इसी में से निकलता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसमें से, पहली बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी काम आने वाली है, डी में से इलेक्ट्रॉन मत निकाल देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। पहला इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा, एस में से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें से निकलेगा, एस में से। अब दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एस के तो चले जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा, एस में से। तो अगर मैं इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन डी में से, सॉरी,
तो मुझे फर्स्ट एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट एनर्जी, यानी कि न्यूट्रल एटम में से निकालने के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या हो जाएगा 4s1 3d1। सेकेंड एनर्जी का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो पहले क्या निकाला, स्कैंडियम था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, स्कैंडियम पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या कहलाएगी, सेकंड एनर्जी, तो क्या हो जाएगा हमारा 4s0 3d1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा मुझे, तो क्या बन जाएगी थर्ड एनर्जी, यानी कि I थर्ड लगा दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4s0 3d0। अब क्या हो जाएगा ये स्कैंडियम, पहले क्या था एक इलेक्ट्रॉन निकालते स्कैंडियम, क्या स्कैंडियम 1 पॉजिटिव, अब यहाँ पर क्या था ये स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और लास्ट में किसका हो जाएगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों एनर्जी शो कर रखी है, फर्स्ट भी सेकंड भी और थर्ड की, और हर एक एलिमेंट की वैल्यू लिख रखी है। पहली बात, क्या आपको वैल्यू याद रखनी है, नहीं, बिल्कुल भी आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है। यहाँ पर ये लिखी हुई इस वजह से है, थोड़ा सा आप इसको एक बार समझ लो कि ट्रेंड क्या है। असल में आयनाइजेशन एनर्जी का जो 3D एलिमेंट की लिखी हुई यहाँ पर 3D एलिमेंट्स की 3D सीरीज की फर्स्ट एनर्जी का कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा सीबीएसई में कि व्हाई देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। आप देख रहे हो रेगुलर ट्रेंड का मतलब क्या है, पी ब्लॉक में देखो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी क्या होती थी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, डाउन टू ग्रुप टू बॉटम। लेकिन आपने पढ़ा था जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाऊंगा मैं पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज यहाँ पर भी होती है बट मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, प्लस कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। देखो आप देख रहे हो इसकी कितनी है 631, ठीक है, बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर ज्यादा बढ़ गई, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर घट गई थोड़ी सी, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, और फिर क्या है, फिर बढ़ गई, यानी कि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। नो क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की 3D सीरीज में कोई रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है कि जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही एज वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन देयर इज एक्सचेंज एनर्जी, और वी कैन से दैट देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन होने लग जाती है। क्या होने लग जाता है, ये एस वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, डी में जा सकता है, तो डी में जाएगा तो वहां पर एक्सचेंज एनर्जी कुछ रिलीज होगी, एक्सचेंज एनर्जी कुछ रिलीज होगी, या फिर क्या कह सकते हैं ट्रांसफेरेंस होगी। किसमें से, एस में से डी में इलेक्ट्रॉन गया, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरेंस। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज अकोम्पनीड बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is accompanied by the reorganization energy and there is little gain in exchange energy, and exchange energy is directly proportional to the electron in dn configurations। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें dn में, यानी कि d2 d3 d4 d5 ऐसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा एक्सचेंज होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा क्या निकलेगी, एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी, ट्रांसफरेंस होंगे s में से d में। तो दैट इज वाई यहाँ पर कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम देन देयर इज चेंज इन एनर्जी ऑफ 4s and 3d ऑर्बिटल। देयर इज ए चेंज इन 4s and 3d ऑर्बिटल, चेंज इन एनर्जी ऑफ 4s and 3d ऑर्बिटल्स। So ionization energy is accompanied by the reorganization energy. Ionization energy is accompanied by the reorganization energy with little gain in exchange energy। अब यहाँ पर क्या रिलीज होती है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है कि आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। Also there is a transference of the 4s to 3d। तो आपने देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कॉपर का और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा था, वो एक्सेप्शनल था। और एक्सेप्शनल क्यों होता था कि क्रोमियम तो हाफ फील्ड एक्वायर करना चाहता है और कॉपर क्या करना चाहता है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ही क्यों स्टेबल होते हैं? पहला तो आपने इसमें कहा था कि सिमेट्रिक है, ठीक है, सभी हाफ फील्ड में सभी की पेयर अप स्पिन अप है, और फुली फील्ड में क्या है, पेयर अप स्पिन अप, यानी कि स्पिन अप स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन, ठीक है, तो सिमेट्री होगी थी। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आया था, वेरी इंपॉर्टेंट आया था, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है, मान लो ये क्या है,
ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर। अब जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा रिलीज होती है। अब देखो एक्सचेंज कब ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बचता है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आइसोलेटेड गैसेस एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द क्या आइसोलेटेड गैसेस एटम में से, वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, देखा था कि स्कैंडियम टू टाइटेनियम के अलोंग द पीरियड जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो क्या बढ़ा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, या दूसरे फैक्टर में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, तो दोनों फैक्टर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करने वाले, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन देयर इज ए चेंज इन एनर्जी ऑफ 4s and 3d ऑर्बिटल्स। So ionization energy is accompanied by the exchange energy. Ionization energy is accompanied by the exchange बोल सकते हैं organized energy with little gain in exchange energy and transference of 4s to 3d orbitals। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। एक पॉइंट ये बताता है कि ionization energy और 3d ऑर्बिटल की वो s से तो क्या होती है, ज्यादा होती है, और p से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी है, फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी हालांकि इंक्रीज होती है, बट मैग्नीट्यूडली सक्सेसिव एलिमेंट के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। आप देख लो यहाँ से कितना है, देखो 6 का है, केवल 6 किलोजूल का है, या किलोजूल में लिख रखते हैं, किलोजूल पर मोल में सिर्फ कितने का है, 6 का। यहाँ पे क्या है, 3 का, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है सक्सेसिव एलिमेंट का मतलब है जैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, तो वहां पर कितना मैग्नीट्यूड बढ़ा या घटा वो बहुत ही कम है, ठीक है। फिर सेकंड एनर्जी की बात करते हैं। सेकंड एनर्जी में क्या है, सेकंड एनर्जी में क्या हो जाएंगे, सारे m पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या थे, m यानी कि न्यूट्रल थे, यहाँ पर क्या हो गए, m पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन जाएंगे, ये m पॉजिटिव, सॉरी जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहले क्या बन जाएगी, m पॉजिटिव, फिर क्या बन जाएगी, m2 पॉजिटिव, और अगर तीसरा भी निकालेंगे तो क्या बन जाएंगे, m3 पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर स्कैंडियम में से निकाला मैंने एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए इतनी एनर्जी खर्च पड़नी पड़ती है, तो क्या बन जाएगा, स्कैंडियम पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बन जाएगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, m3 पॉजिटिव, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो, ठीक है। और देखो ध्यान देना जी, एक मिनट, 1235 1309 1414 बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घट गई, कहीं पर बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है। अब वो कैसे हम डील कर सकते हैं इस चीज के साथ। अब कईयों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। कईयों का ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो स्टेबल हो जाता है। तो कई तो स्टेबल होने के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड से हमेशा ज्यादा होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कौन सा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो +2 आएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा थर्ड ज्यादा होगी, सेकंड ज्यादा होगी, और फिर मिनिमम कौन होगी आपकी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो मान लो मैंने क्या कर दिया, ये क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, बोलो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर था 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, क्या इसकी एनर्जी कम है, ऐसा क्यों, देखो क्या है, 4s1 3d5। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा क्या बच जाएगा, ये क्रोमियम पॉजिटिव क्या बच जाएगा, 4s0 3d5 नहीं बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये फिर क्या है, ज्यादा एनर्जी। अब इसकी ज्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसमें से हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार निकल गया इलेक्ट्रॉन तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव बच जाएगा, तो तब क्या बन जाएगा, 3d4 बच जाएगा, ठीक है। और किसका, और देख लो यहाँ पर
इसमें से और इसमें से अगर हम कंपेयर करें, मान लो मुझे कंपेयर करना पड़ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि क्रोमियम पॉजिटिव और Mn पॉजिटिव, या फिर ऐसे बोल दे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या मैग्नीज, बताओ किसकी ज्यादा होगी? तो क्रोमियम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो दोनों में से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्या बच जाएगा 4s0 3d5, और ये क्या बच जाएगा 4s1 3d5। अब ये क्या है? स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर तो किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखो ये हाफ फील्ड बन गया और ये क्या बन जाएगा 44 बन जाएगा। अब इसकी ज्यादा हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। और देखो और क्या है, अच्छा एक चीज और दिख रही होगी, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है उनका मैग्नीट्यूड देखो 2393 265 72836, यानी कि यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड जो है देखो बढ़ तो रही है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा हो गया। और कोई यहाँ पर ड्रामा भी नहीं रहता किस चीज का, कि एस वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एनर्जी 3d और 4d की एनर्जी, जो आपकी 3d और 4s की एनर्जी क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए है? M2 पॉजिटिव के लिए है। M2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाले। M2 पॉजिटिव का मतलब है कि 4s के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 4s में 0 है, केवल किसमें इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3d में बचे हैं, 3d1 से लेकर 3d9 तक है। तो इसमें s का कोई भी चक्कर नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा और क्या है, अगर आप देखोगे ये वैल्यू देखना, निकेल की, कॉपर की और जिंक की, सबसे ज्यादा वैल्यू इन्हीं की है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मैं, तो ये हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकेल, कॉपर, जिंक शोज दैट दे शुड एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन मैक्सिमम। ये तीनों +2 ऑक्सीडेशन मैक्सिमम आप ये दिखा सकते हैं। +2 से ज्यादा दिखाते ही नहीं। क्या कभी आपने जिंक 3 में देखा है? रेयरली नहीं दिखाता, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, 3829 किलोजूल पर मोल। ऐसे ही कॉपर +1 में देखा होगा आपने, लेकिन +1 में भी कम स्टेबल होता है, वो +2 में देखा होगा आपने। ऐसे ही निकेल +4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट वो बहुत ही लेस स्टेबल है, फटाक से रिड्यूस होना चाहता है। वो रिड्यूस किसमें होना चाहता है? निकेल 2 पॉजिटिव में। यानी कि कहने का मतलब है तीनों निकेल, कॉपर, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कितनी है? +2 वाली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो क्या है, बहुत ही मुश्किल है। निकेल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये +2 से +3 में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, और देखो मान लो आयरन की करते हैं हम डिस्कस। आयरन का देखो, आयरन का क्या चक्कर है, मान लो आयरन के दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये फर्स्ट एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले, 4s1 3d6 है, फिर आयरन 2 पॉजिटिव कर दूं, क्या बन जाएगा 4s0 3d6 बन जाएगा। ठीक है, और आयरन 3 पॉजिटिव क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव क्या बन जाएगा 4s0 3d5। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें से? ये सबसे ज्यादा है हाफ फील्ड की वजह से। तो अगर आप चेक करो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d5। तो आसपास वालों से एनर्जी, यानी कि कंपेरेटिवली क्या है इसकी, तो आसपास मतलब इनमें से ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये ऑलरेडी किसमें है, ये वाला देखो Mn2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी किसमें है 3d5 में है। ठीक है, लेकिन ये किसमें है 3d6 में है। Mn2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव 3d6 है, तो वैसे किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आयरन जो है 2 में से 3 में जाने के लिए इच्छुक है, क्योंकि 3 में क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट Mn जो है Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव में नहीं जाना चाहता है। ये ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप को पूछता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का आपका जनरल ट्रेंड था। हाँ, एक और चीज रह गई हमारी, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है 5d सीरीज की, 5d सीरीज की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 5d में मैंने बताया था कि 5d में इलेक्ट्रॉन आने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, f में एंटर करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन f सबसेल में एंटर करता है, f ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है। अब f वालों को शील्ड करना चाहिए था, बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल,
न्यूक्लियर चार्ज से वो शिल्ड नहीं कर पाते किसको, 6s के इलेक्ट्रॉन को, जिससे न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, आयनिक एनर्जी क्या हो जाती है इनकी कंसिडरेबली हाई वैल्यू हो जाती है। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम पर कितना चार्ज अपीयर होता है जब उसके सारे के सारे साइड वाले एटम को हम या तो कोवेलेंट बॉन्ड मान ले, ठीक है ना, जो बॉन्ड बना हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड मान ले, या फिर क्या मान ले, या फिर हम अदर एटम्स को वहां से हटा दें। तो जो चार्ज जो अपीयर होता है सेंट्रल एटम पर, चाहे वो मेटल एटम हो चाहे कोई दूसरा नॉन मेटल एटम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन आपका नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे पहली खासियत ये होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या करते हैं ये? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल का मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वैरायटी होती है यहाँ पर +2 +3 +4 +5 +6। जैसे मैग्नीज को ले लो, +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। दैट मींस इसकी क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो सीरीज के मिड में ज्यादा मिलते हैं, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर of oxidation state are obtained in middle of the series। आप मिडल के सीरीज के मिडल में देखो ऐसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, तो क्रोमियम 2 3 4 5 6 दिखा सकता है, इनकी वैरायटी है इसके पास। मैग्नीज के पास भी क्या है? वैरायटी है। लेकिन जैसे ही ग्रुप वो आगे जाते जाएंगे, इनके आप राइट हैंड साइड में जाते जाओगे तो जो वैरायटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका आंसर है दे हैव इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स। इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है या वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब वो यूज हो सकते हैं किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में, या फिर इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव s इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज d इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी कि ns के इलेक्ट्रॉन भी और n-1 d जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से इसकी क्या हो जाती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट की? तो आंसर है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। +2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यहाँ पर भी एक पॉइंट है क्या कि +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है राइट हैंड साइड में। कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। वैसे तो सारे के सारे +2 दिखाते हैं, स्कैंडियम को छोड़कर। स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नो नहीं है, वो 3 ही दिखाता है। तो देखो आप +2 सब के पास लिख रखा है, लेकिन जो मैंने देखो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट लगा रखी है, ब्रैकेट का मतलब है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर ज्यादा कॉमन है। तो टुवर्ड द राइट हैंड साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा क्या होती है वहां पर? कॉमन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप नंबर के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट मिड में दिखाई जाती है, मिडल ऑफ द सीरीज में दिखाई जाती है। देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर कितना है? 7, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितने? मैक्सिमम +7, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस ग्रुप नंबर 7 का मतलब है यहाँ पर क्या कितने इलेक्ट्रॉन है? यानी कि 4s2 3d5, 2 तो s में इलेक्ट्रॉन है और 5 d में इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जा सकती है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। वैसे ही क्रोमियम में कितने मैक्सिमम आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो यहाँ पर भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 6 है। तो ग्रुप नंबर के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक यानी कि ग्रुप 3 में भी लिखा जा सकती है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में। लेकिन जैसे ही ग्रुप 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं, टुवर्ड द राइट बढ़ते हैं, हम वहां पर ग्रुप नंबर के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं मिल पाती है। देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर तो कितना 8 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं मैं तो कितना होगा? 4s2 3d6। यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 + 2 यानी कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन कभी भी 8 में नहीं दिखाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोबाल्ट के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 9 है, बट कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है? +2 और +3 है। कभी कभी 4 भी दिखा देता है, बट 9 तक तो कभी नहीं जाता। अब होता क्या है यहाँ पर? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ने से क्या बढ़ता है? बोलो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ता है, बोलो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एक सीधे तौर पर कह सकता हूं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, नोबल कैरेक्टर बढ़ जाएगा मेटल का। यानी कि क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर, नोबल कैरेक्टर ऑफ मेटल इंक्रीजेज। ठीक है, नोबल कैरेक्टर आपका बढ़ जाएगा, इसलिए वो ग्रुप नंबर के इक्वल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देख सकते हैं, जो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में +3 लिखी है, +4 लिखी है, +6 +5, ठीक है, +6 +3 2 7 2 3 6 2 3 2 2 2, ये ब्रैकेट वाले ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, वो बड़े आराम से पड़ा है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। देखो कॉपर की बात कर लेते हैं सबसे पहले जिंक की कर लो। जिंक जो है केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि जिंक एक बार +2 में चला गया, उसके पास क्या बच जाएगा, 3d10 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। इसके बाद डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए हाईएस्ट आयन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कभी जिंक +3 में नहीं जाता है। इनकी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन शो करता है ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कॉपर की अगर बात करूं मैं, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +2, बट +2 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द कॉपर। +1 शो करता है बट इतनी ज्यादा वो स्टेबल नहीं होती है। अब इसका रीजन सुन लो, कॉपर में कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन द कॉपर +1। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। व्हाट इज द हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, एक मोल आयन को जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, या एक तरह से बोल सकता हूं मैं, हाइड्रेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज टू साइज रेशियो के, चार्ज टू साइज रेशियो के। चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। अब कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर 1 पॉजिटिव में से एक तो साइज कॉपर 2 पॉजिटिव का छोटा है। अरे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा उतना ही साइज क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। प्लस चार्ज तो सभी को दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है कि इस पे +2 इस पे क्या है +1 है। तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा है और साइज भी छोटा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, वाटर में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा क्यों नहीं दिखा था, क्योंकि जैसे इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें निकलता है तो क्या बचता है 3d10 और एक निकलता है तो क्या बचता है 3d9। देखो देखकर लग सकता है यहाँ पर कि कॉपर +1 के लिए 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कॉपर +2 के लिए 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखकर लग सकता है कि 3d10 वाला ज्यादा स्टेबल है, कॉपर 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। बट एक्चुअल में हकीकत में कौन ज्यादा स्टेबल है, कॉपर 2 पॉजिटिव 3d9 वाला। वो रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी निकलती है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी इस हाइड्रेशन एनर्जी से भी कम है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलती है और आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली निकल जाता है। फिर बात करते हैं निकेल की। निकेल की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आउट ऑफ निकेल 2 पॉजिटिव एंड निकेल 4 पॉजिटिव विच इज मोर स्टेबल। तो आपको आंसर लगाना है निकेल 2 पॉजिटिव द मोस्ट स्टेबल देन द निकेल 4 पॉजिटिव। तो निकेल 2 पॉजिटिव ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, निकेल 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, कोबाल्ट की बात कर ले, कोबाल्ट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड +3, +2 एंड +3। और एक और चीज, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, उतार लो एक बार, फोटो ले लो इसकी। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन क्या है, रीजन बोलो। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 राइट की तरफ है। हाँ, मैं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की बात कर रहा था। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कैसा है, पावरफुल, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में, तो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है ये।
ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे क्या बता रहा था, उसके बाद जो है आयरन +2 और +3 दिखाता है, आयरन +2 और +3 दिखाता है, दोनों दिखा सकता है। +4 और +6 में इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना +2 और +3 है। +2 किस में दिखाता है, Fe2O3 Fe3O4। यहाँ पर अगर देखो कितनी है, ये FeO में कितनी है, FeO में +2 है और Fe2O3 में कितनी है, +3 है। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर दोनों होती हैं, ये मिक्स ऑक्साइड है एक्चुअली। यहाँ पर +2 भी होती है और +3 भी होती है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज +7 तक दिखा सकता है भाई साहब, +7 तक। अगर मैं कहूँ जैसे Mn2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालनी है उसकी x मान लेते हैं, 2 है तो 2x लिख दिया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, यानी कि -2 × 7, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या कोई चार्ज नजर आ रहा है, अगर चार्ज है तो चार्ज लिख देंगे, नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो कितनी होगी हमारी 2x, यानी कि कितना 14/2, कितनी होगी +7 तक दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, +7। ऐसे ही क्रोमियम की, जैसे क्रोमियम देखा होगा कि K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पहले सिलेबस में होता था, इसकी प्रिपरेशन होती थी, यूजेज होते थे इसके, और भी कई सारे केमिकल रिएक्शन होती थी, केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट की अब सिलेबस में से हटा दी गई है, ठीक है, तो ये भी पढ़ना है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कितनी हो जाएगी, इसकी निकालनी है तो क्या मान ली, x कितना होगा 2x। पोटासियम ग्रुप 1 का है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 चार्ज पे तो 2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 अभी बताया था, मल्टीप्लाई 7 कोई चार्ज नहीं है, 0। तो यहाँ से कितना होगा 2 14 12, यानी कि कितना होगा 2x = 12 और x = +6। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, तो +6 दिखा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा +3 दिखाता है, +2 की ज्यादा स्टेबल है। +2 की ज्यादा स्टेबल क्यों है इसकी, +2 की ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या है 3d5 4s2। तो पहले S में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहले भी बताया था मैंने, S में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, S में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो क्या बच जाएगा 3d5 स्टेबल हाफ-फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचेगा। +7 में ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि प्लस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका बच जाएगा, ठीक है। क्रोमियम +6 में, +3 में, वेनेडियम +5 में, +6 में, +6 नहीं आएगा, +5 ही आएगा, क्योंकि +6 में तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कहां से दिखा, 6 तो दिखा नहीं सकता। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, तो +5 में ज्यादा स्टेबल होता है, +5 में ज्यादा स्टेबल होता है। वेनेडियम +5 इसमें दिखाता है VO2 पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा क्या हो जाएगी, x -2 चार्ज है +1 कितनी होगी +5। तो वेनेडियम +5 में क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए क्या दिखाता है, +5 दिखाता है। टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम 2 भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, लेकिन +4 इज द मोस्ट स्टेबल। +4 TiO2 में दिखाता है, TiO2 में, ठीक है ना। TiO2 में क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या बचेगा 3d0 4s0, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ज्यादा स्टेबल होता है। स्कैंडियम क्वेश्चन आता है, स्कैंडियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है +3 ही शो करता है, +2 तो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। +3 क्यों करता है कि जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाले इसने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच जाएगा 3d0 4s0, नोबल गैस आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच जाएगा, दैट इज वाई +3 दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मोस्ट ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी ग्रुप के मिड में मिलती हैं, या तो एक्सट्रीम एंड में चले जाओ या फिर इधर चले जाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में, वहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं मिलती हैं। उसका रीजन है इधर वालों के पास तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे स्कैंडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 है, टाइटेनियम में कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर जितने कम इलेक्ट्रॉन हो इसलिए उतने कम ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 वाला 4 तो दिखा नहीं सकता भाई, तो ये 5 दिखा सकता है, ये 5 वाला 6 नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, 4 वाला 5 नहीं दिखा सकता। तो इन द एक्सट्रीम लेफ्ट दे हैव द too few electrons, that is why they show the lesser number of oxidation state. While we get to the extreme right वाले क्यों नहीं दिखाते, उनके पास तो भर के इलेक्ट्रॉन है, वो इस वजह से नहीं दिखाते कि उनके पास भर के ही इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे कोई दूसरा एटम इनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कोई बॉन्ड जब बनाएगा तो वो भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा,
इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए घर में जगह भी तो चाहिए। अगर कोई मेहमान आ रहा आपके घर में तो घर में आपके बैठाने की जगह ही नहीं होगी तो मेहमान क्या करेगा आकर। तो ऐसा ही यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है तो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर भर भर के पड़े हैं, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। लूज भी कर सकते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के दौरान, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान क्या कर सकते हैं, दूसरे आइटम के इलेक्ट्रॉन भी अपने रखवा सकते हैं, इनके पास घर में बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा इनके क्लोराइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, इनमें से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन किसको क्या स्टेबलाइज करेगा, वो फंडा डिस्कस करते हैं। देखो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन ही ले आता है, कौन ले आता है, क्लोराइड में ले आता है। ऐसा ही टाइटेनियम में, बट जैसे ही वेनेडियम में जाते हैं, वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन नहीं ला सकता, उसके बस की बात नहीं है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है उसकी। यहाँ पर कौन लेकर आएगा, यहाँ पर लेकर आएगा फ्लोरीन, कौन, वेनेडियम में किसमें, VF5 +5। ऐसे क्रोमियम में भी ले आएगा CrF6। लेकिन जैसे ही Mn पर जाओगे तब फ्लोरीन के बस की भी बात नहीं रहती, यानी कि MnF7 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैसे ही जैसे FeF8 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इनमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन लेकर आता है। देखो पहले तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ला सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वही ला सकता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जैसे क्लोरीन हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है, फ्लोरीन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, और ऑक्सीजन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है, 3.5। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ला कर आते हैं। तो ये ले आए, तो यहाँ पर तो क्लोरीन ले आया, क्लोरीन ले आया, तब क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन के लाने की बस की बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम पड़ जाती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए, तो क्लोरीन ले आया। ठीक है, यहाँ पर +6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये MnF7 FeF8 एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो यहाँ पर कौन लाएगा, यहाँ पर लाएगा ऑक्सीजन। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि अभी तो आपने बोला कि ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो 3.5 है, लेकिन फ्लोरीन की कितनी है, 4 है, तो ऑक्सीजन क्यों ला रहा है, फ्लोरीन क्यों नहीं ला रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक रीजन होता है कि देखो साइज तो घटता जा रहा है उस साइड, इनका साइज घटता जा रहा है उस साइड, न्यूक्लियस साइज बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ एटम बढ़ते जा रहे हैं। देखो 5 से 6 हो गए, 6 से 7 हो गए, 7 से 8 हो गए। छोटे से एटम के चारों तरफ इतने ज्यादा एटम से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि साथ फ्लोरीन एटम को नहीं झेल सकता अपने चारों तरफ मैग्नीज, ना ही आयरन 8 एटम को जोड़ सकता है, झेल सकता है। अब इसका सोल्यूशन निकाला ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से कम नंबर लगते हैं ऑक्सीजन के, किसमें, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए। मान लो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है। तो देखो मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए फ्लोरीन कितने लगेंगे, 7, लेकिन ऑक्सीजन कितने लगेंगे, MnO4 नेगेटिव में केवल 4 ही ऑक्सीजन लगे। तो हुई ना फायदे की बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। सो टू इन ब्रिंगिंग, ये पॉइंट नोट कर लो, in bringing out the highest oxidation state या same oxidation state, greater number of fluorine atom are required, which increases the steric crowding. So ये exist नहीं करते, but to bring about the same oxidation state, lesser number of oxygen atom are required and steric crowding क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी due to ability of oxygen to form the multiple bond, और फ्लोरीन के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, ऑक्सीजन। जैसे MnO2O7, ठीक है, FeO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे MnO4 7 नेगेटिव की MnO2O7 की बनाऊंगा स्ट्रक्चर, तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी होती है, एक ऑक्सीजन एटम बीच में शेयर होता है, ये मैग्नीज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो टेट्राहेड्रल फाउंडेड है। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड बना रखी हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी कितनी है, +7, इसकी भी कितनी है, +7।
और यहाँ पर बात करूं MnO4 की बना दू लो O नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो कहां तो 4 एटम में काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम में लग रहे थे, 7 एटम लग रहे थे। ठीक है ना, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा बढ़ रही थी। सो दैट इज, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है ना, इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कौन कहता है ये? फजान कहता है। फजान रूल 11th क्लास में पढ़ा होगा। फजान रूल कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के। ठीक है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आउट ऑफ, मान लो मैं लिख रहा हूं, एक तो Mn2 पॉजिटिव है और एक Mn7 पॉजिटिव है, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन है? ऑब्वियसली Mn7 वाला ज्यादा कोवेलेंट होता है। और आयनिक पूछ ले तो आयनिक कौन है? Mn2 पॉजिटिव वाला आयनिक होता है। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इसकी बात करूं, ग्रुप 7 की बात कर लो आप। नहीं 7 की नहीं, 6 की कर लेते हैं। ग्रुप 7 है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है, +6 ये दिखाता है, +6 ये दिखाता है। ठीक है, जैसे MoO3, WO3 एंड K2Cr2O7, यहाँ पर कितनी है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। टी ब्लॉक में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है। फेमस क्वेश्चन ये है, मान लो SN2 पॉजिटिव एंड SN4 पॉजिटिव है, या फिर lead-2 पॉजिटिव और lead-4 पॉजिटिव। इसमें ये फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऊपर वाले में से नीचे वाले में। मान लो ये A पार्ट है और ये B है, तो आप बड़े चाव से आंसर लगाते हो कि SN2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, Pb2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। और रीजन क्या देते हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वहां पर, जैसे F ब्लॉक बनने लग जाता है, F और D ब्लॉक का कोर शेडिंग इफेक्ट होता है, तो इतना ज्यादा स्क्रीन नहीं कर पाते, इतना ज्यादा शेड नहीं कर पाते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि S वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते तो S वाले भाई साहब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं दिखा सकते, यानी कि +4 नहीं दिखा सकते, केवल P वाले दिखाते हैं। अरे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था? कार्बन फैमिली का ना ये, तो इसमें क्या था? S2P2। तो S वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे? +2। तो +2 ज्यादा स्टेबल होती है, +4। बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पर क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर W टंगस्टन 6 से ज्यादा स्टेबल है मोलिब्डेनम से, और लीस्ट स्टेबल कौन है? Cr6। यही रीजन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था CBSE में। ठीक है, आगे और क्या है इसमें? कुछ और एक दो पॉइंट है कि फ्लोरीन कैसे स्टेबलाइज करती है। फ्लोरीन जैसे अगर केस लूं में CF3 का, तो जो COF3 है इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे स्टेबलाइज करके प्लस फ्लोरीन है। यहाँ पर लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? 1 मोल लैटिस बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, या 1 मोल लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इसमें लैटिस एनर्जी का फंडा है, तो लैटिस एनर्जी आप फाइल लिख दोगे। यहाँ पर अगर इस तरह के कंपाउंड है VF5 जैसे, ठीक है ना, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड या फिर टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड, तो यहाँ पे क्या रीजन है? यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड जो होता है बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट हो रहे हैं क्या? अब ये तो हुई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने दिखा सकता है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आंसर है 0 भी दिखा सकते हैं, जैसे निकिल टेट्राकार्बोनाइल, या फिर FeCO5, पेंटाकार्बोनाइल आयरन या टेट्राकार्बोनाइल निकिल, जो इनका नाम होता है टेट्राकार्बोनाइल। अगले यूनिट में नामकरण भी सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप क्या होती है, फलाना क्या होता है, चमकाना क्या होता है।
टेट्रा कार्बोनाइल निकिल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 से 0 लिखा। यहाँ पे क्या है 5 है तो पेंटा CO क्या होता है कार्बोनाइल पेंटा, कोई स्पेस नहीं होती है नाम एक्चुअली, पेंटा कार्बोनाइल क्या क्या आयरन कितनी 0, ठीक है। कोबाल्ट जो है सॉरी क्या बोलते हैं इसको कार्बोनाइल जो है उसमें चार्ज कितना होता है 0, कार्बोनाइल का फॉर्मल चार्ज कितना होता है 0। कार्बोनाइल पर कार्बोनाइल CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, वैसे 200 कार्बोनाइल क्यों बोल रहे हैं कि जैसे ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। तो ये आपका कार्बोनाइल बोला जाता है, इसके चार्ज कितना है 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है और पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर। अब देखो लिगेंड तीन तरह के होते हैं, सिग्मा डोनर या सिग्मा एक्सेप्टर नहीं, पाई डोनर और तीसरे होते हैं पाई एक्सेप्टर सिग्मा डोनर। तीन तरह लिगेंड होते हैं, सिग्मा डोनर, सिग्मा का मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, पाई डोनर मतलब पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना, अपने जो एंटी स्टार जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और तो ये जो तीसरे होते हैं ये ऐसे होते हैं सिग्मा के थ्रू दे रहे होते हैं, पाई के थ्रू वापस ले रहे होते हैं। सिग्मा के थ्रू मेटल को ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है मुझे, उस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब मेटल के साथ क्या है, मेटल के साथ ये होता है कि ठीक है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बट इलेक्ट्रॉन लेने से उस पर फॉर्मल चार्ज बढ़ जाता है, फॉर्मल चार्ज बढ़ने से जल्दी बढ़ जाती है, वो अनस्टेबल बन जाता है। अब वो क्या चाहता है कि लालच में उसने पहले जो इलेक्ट्रॉन लिए है वो चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन कोई मुझसे वापस ले ले, तो वहां पर इस तरह के लिगेंड बहुत ही कामयाब होते हैं। 6 नहीं है, सिग्मा है, इस तरह के लिगेंड बहुत ही कामयाब होते हैं। जो पाई एक्सेप्टर है वो सिग्मा के थ्रू तो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसको बड़ा अच्छा फील करवाते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मेटल की शक्ति बढ़ती है फिर उसको और भी अच्छा फील करवाते हैं। कैसे, पाई के थ्रू वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं, उनको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इस तरह के लिगेंड मेटल पर फॉर्मल चार्ज में ज्यादा नहीं बढ़ने देते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 0 0। तो ये था हमारा, ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। एंड शायद मैंने एक पॉइंट बताया नहीं बताया है, कॉपर वाला और रहेगा आई गेस कि कॉपर है, मैंने बताया था कि कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक कॉपर के हैलाइड एग्जिस्ट करते हैं बट CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है कि जैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड आयन के साथ रहता है तो ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसमें आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है कॉपर, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक इसमें चला जाएगा Cu2I2 में चला जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो ये था आज के लिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।